अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फंक्शनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 13 है और इसके अंदर हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमने ऑर्थोगोनल सिस्टम पढ़ा था उससे फर्दर हम आज ऑर्थो नॉर्मल सिस्टम क्या होते हैं इसको डिस्कस करेंगे और इनहिलेटर्स क्या होते हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं ऑर्थो नॉर्मल सिस्टम क्या होता है। कोई भी सेट आपको दिया हुआ है, ये एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स x1, x2, x3 इस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और ये सारे के सारे नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस का ये एक सबसेट है। इस सबसेट को हम कहेंगे कि ये ऑर्थो नॉर्मल है if inner product of two same vectors is 1 and inner product of two different vectors is 0। मिसाल के तौर पे अगर आप R3 की बात कर लेते हैं, R3 की अगर आप बात करेंगे तो R3 के अंदर हम एक ऐसा सेट हमारे पास मौजूद है। मिसाल के तौर पर सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स हम ले लेते हैं I और J और K। तो इसमें अब आप देखें कि अगर आप कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट लेते हैं, I डॉट J अगर आप ले लेते हैं तो वो आपके पास 0 होगा और अगर आप J डॉट K ले लेते हैं तो ये आपके पास 0 होगा और अगर आप K डॉट I ले लेते हैं तो K डॉट I का जो रिजल्ट है वो भी आपके पास 0 आ जाएगा। अब आपने देखा कि आपने डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स लिए और तमाम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट है वो आपके पास आ गया 0। लेकिन अगर आप वेक्टर्स सेम ले लेते हैं, जैसे I का आप डॉट लेते हैं I के साथ, I का डॉट I लेते हैं तो 1 आ जाता है। इसी तरह अगर आप J डॉट J ले लेते हैं, J डॉट J लेते हैं तो इसका डॉट भी आपके पास 1 आएगा और अगर आप K डॉट K लेते हैं तो इसका रिजल्ट भी आपके पास 1 आता है। तो इसमें हमने दो चीजें देखी हैं। पहली बात हमने ये देखी कि अगर सेम वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट 1 है, अगर डिफरेंट वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट 0 है। तो इसी कंसेप्ट को हमने जनरलाइज करके ये कहा कि अगर आप कोई सेट ऑफ वेक्टर्स लेते हैं जिसके अंदर आप सेम वेक्टर्स का डॉट इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 1 आ जाता है और अगर आप डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट लेते हैं तो वो 0 आ जाता है। मतलब ये y नहीं, यहाँ पर भी x आता है, xi और y, xi और xi का इनर प्रोडक्ट 1 आएगा, xi और y यहाँ पर भी x आएगा, y नहीं आता, तो ये भी yj। इसमें i और j डिफरेंट है, मतलब ये डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स डिफरेंट वेक्टर्स हैं तो इनका डॉट आपके पास 0 आ जाता है। अब आपको ये बात भी याद होगी कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्रोनिकर डेल्टा पढ़ा था। क्रोनिकर डेल्टा क्या होता है? क्रोनिकर डेल्टा की ये डेफिनेशन होती है कि ये आपको 0 रिजल्ट देता है। 0 रिजल्ट ये आपको कब देता है? जब इसके सबस्क्रिप्ट I और J जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, I और J जो है ये डिफरेंट हो और इसका रिजल्ट जो होता है वो 1 आ जाता है अगर आपके पास I और J जो होते हैं ये इक्वल आ जाते हैं। इसका मतलब ये जो कंडीशन आपको दी हुई है इसको आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं कि xi और xj ये आपके पास इनका इनर प्रोडक्ट जो है वो डेल्टा ij के बराबर आ जाता है कि अगर ये सबस्क्रिप्ट सेम होंगे तो ये 1 होगा और अगर ये डिफरेंट होंगे तो ये आपके पास 0 आएगा। ये नीचे मैंने इसकी यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि इनर प्रोडक्ट
इनका अगर आप लेंगे तो वो आपके पास क्रोनिकर डेल्टा की मदद से उसको इवेलुएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है कि एक सेट आपके पास है, ये सेट एक ऑर्थो नॉर्मल सिस्टम है। तो इसके अंदर आप एक्स आई माइनस एक्स जे, यहां पर भी वाई नहीं आता बल्कि एक्स जे आता है। इनका अगर आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं, वो इनर प्रोडक्ट आपके पास 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, या इनमें से कोई भी नहीं आता। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। मतलब इसका जो रिजल्ट है वो 0 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता और 2 भी नहीं हो सकता। इसका सॉल्यूशन, मिसाल के तौर पर अगर आप एक्स आई माइनस वाई जे, बल्कि यहां पर इस क्वेश्चन में ये वाई ही है, अगर आप एक्स आई माइनस वाई जे ले लेते हैं और इसका स्क्वायर लेते हैं, और यहाँ पर आप एक्स आई माइनस वाई जे, एक्स आई माइनस वाई जे, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका रिजल्ट आपके पास बनता है 2। लेकिन ये ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 2 आ जाता है। ऑर्थो नॉर्मल सिस्टम के अंदर किसी भी दो वेक्टर्स का जो डिफरेंस होगा वो आपके पास, उसका जो नॉर्म होगा वो आपके पास अंडर रूट 2 के इक्वल आ जाता है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एन ऑर्थोगोनल सिस्टम x1 x2 xn, ये सारे के सारे ऑर्थोगोनल है, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ऑर्थो नॉर्मल नहीं है बल्कि परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है। तो इनकी मदद से अगर आप ये सारे वेक्टर्स बना लेते हैं, मतलब एक आपके पास x1 आ जाता है और नीचे x1 का, x1 के नॉर्म से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह x2 आ जाता है आपके पास और आप इसको x2 से डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह आप सारे बना लेते हैं, तो इस तरह से आपको जो सेट मिलेगा वेक्टर्स का वो एक ऑर्थो नॉर्मल सिस्टम होगा। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे आर स्क्वायर के अंदर आप वेक्टर्स लेते हैं 1, और ये भी 1 है, और यहां पर दूसरा वेक्टर है 1 और -1। अब ये दोनों वेक्टर्स जो हैं, अगर आप इनका इनर प्रोडक्ट लेते हैं, तो यूक्लिडियन स्पेस के अंदर जो इनर प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया था उसका तरीकाकार ये था कि x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, y कंपोनेंट को y से करते हैं, इसीलिए इसका जो रिजल्ट होगा y1 और प्लस आगे 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये रिजल्ट आपके पास 1 इंटू 1 -1 दैट इज 0, जिससे ये साबित हुआ कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। लेकिन ये ऑर्थोगोनल तो है लेकिन ये ऑर्थो नॉर्मल नहीं है। उसकी वजह क्या है, अगर मैं इस वेक्टर का अपने आप के साथ इनर प्रोडक्ट लेता हूं, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 से होगा, तो उसका जो इनर प्रोडक्ट है वो 2 आएगा, वो 1 नहीं आएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इनकी मदद से आप एक ऑर्थोगोनल सिस्टम बना, ऑर्थो नॉर्मल सिस्टम बना लें, क्योंकि यहां पर अगर आप इस 1 का इटसेल्फ अगर आप ले लेते हैं, इनर प्रोडक्ट लेते हैं इसका, तो वो इनर प्रोडक्ट जो है वो 1 नहीं आएगा बल्कि वो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो आपने सेट लिया है जिसके अंदर दो वेक्टर्स हैं, ये ऑर्थो नॉर्मल नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा कर लें कि यहां पर इसका नॉर्म फाइंड आउट करें, तो इसका जो नॉर्म होगा वो 2 निकल आएगा, तो 1 और, ठीक है। जी,
एक आपके पास ये बन जाएगा, इसका जो नॉर्म है ना, वो नॉर्म अगर आप निकालेंगे उस नॉर्म से डिवाइड कर दे। इसी तरह दूसरा जो वेक्टर है 1 और -1, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल लें या नॉर्म निकाल लें तो वो भी आपके पास 1/√2 बन जाएगा। अभी अगर आप इनको इनर प्रोडक्ट लेते हैं इन दोनों का तो वो तो 0 आ जाएगा, और अगर किसी का अपने अपने आप के साथ इसका इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 1 भी आएगा। तो ये जो दोनों वेक्टर्स हैं आपके पास, ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बन चुका होगा। ये सिस्टम जो है ये ऑर्थोनॉर्मल होगा। तो यही बात हमने ये नीचे लिखी हुई है कि अगर कोई सिस्टम ऐसा दिया हुआ है जो कि ऑर्थोगोनल सिस्टम है और उसको आप ऑर्थोनॉर्मल बनाना चाहते हैं, हर वेक्टर को उसके नॉर्म से डिवाइड करते जाएं, इस तरीके से जो सिस्टम आपको मिल जाएगा वो एक ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम होगा। इसी तरह एक और सेट यहाँ पर ये डिफाइन करके दिया हुआ है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स एस एन ऑफ टी है, सी नॉट ऑफ टी है, सी एन ऑफ टी है, और एस एन को हमने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि 1/√पाई साइन एन टी, और सी नॉट की कीमत 1/2 पाई इसका स्क्वायर रूट, इसी तरह सी एन ऑफ टी है। ये सारे वेक्टर्स आपके पास इसके अंदर पड़े हुए हैं। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम सी 0 पाई के अंदर इस इनर प्रोडक्ट के साथ एक ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बनाएगा। इसी तरह थर्ड एग्जांपल आपके पास जिसमें आपने एल स्क्वायर स्पेस ली -पाई से पाई तक, और इसके अंदर आपने इस तरह के एलिमेंट्स लिए हुए हैं कि 1/2 पाई स्क्वायर रूट ई रेज टू पावर आयोटा एन टी। यहाँ पर n जो है ये एक इंटीजर है, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो n की पावर अगर हम 0 लेंगे तो वो n की वैल्यू, तो वो 0 लेंगे तो एक एलिमेंट आपके पास बन जाएगा 1/2 पाई, और अगर आप n की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो उस सूरत में 1/2 पाई स्क्वायर रूट बन जाएगा, और इसके साथ कौन आएगा, n की वैल्यू 1 लेंगे e रेज टू पावर आयोटा टी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 2 भी पावर में ले सकते हैं, नेगेटिव जो है n की वैल्यूज वो भी। तो ये जो सारा सिस्टम बनेगा ये भी आपके पास एक ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम होगा। इसी तरह एल स्क्वायर के अंदर एक और भी आप बना सकते हैं, 1/2 से अगर आप ऊपर वाला ही सेट है 2 पाई स्क्वायर रूट के बजाय जस्ट आप 2 से डिवाइड कर ले तो ये भी एक ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बनता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं कि इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जी इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई जी, ये दोनों सेकंड कंपोनेंट्स जो ये सेम है। अगर ये सेम है तो फिर ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये भी आपस में लाजमी तौर पर बराबर होंगे। जी नेक्स्ट आपके पास है लेट x बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन x प्लस वाई का जो नॉर्म है, ये तो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी जो है ये हम नॉर्म स्पेस के अंदर इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट प्रॉपर्टी थी, और जिसको हमने इस तरह से डिफाइन किया हुआ था। अब हम जस्ट इसकी इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगी। तो इक्वालिटी सिर्फ उसी वक्त होल्ड करेगी अगर आपके पास y जो है ये स्केलर मल्टीपल हो x का। लेकिन ये थ्योरम इस तरह भी आप स्टेट कर सकते हैं कि दिस इक्वालिटी इज होल्ड इफ x एंड y आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। x एंड y आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो दोनों तरीकों से आपने ये स्टेटमेंट याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर ये जो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी होती है, इसमें जो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी में जो इक्वालिटी होती है ये कब होल्ड करती है। तो दोनों बातें याद रखेंगे कि y जो है ये x का स्केलर मल्टीपल हो, या फिर x और y जो है
ये आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, सॉरी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो लीनियरली डिपेंडेंट जो वेक्टर्स होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं कि वो दो वेक्टर्स एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होते हैं। तीसरा थ्योरम आपके पास है कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस इज हिल्बर्ट स्पेस। मतलब जो फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है, जैसे R3 की बात कर ले, आर स्क्वायर की बात कर ले, या जनरली Rn की बात कर ले, ये Rn एक फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इसी वजह से ये हिल्बर्ट स्पेस भी होगी।